एलएसी पर तनाव के बीच कल चुशूल में भारत और चीन के बीच सेना के कोर कमांडर स्तर की बैठक 12 घंटे से ज्यादा चली और ये बैठक मंगलवार यानी कल सुबह तकरीबन 11 बजे शुरू हुई थी, जो कि देर रात 11 बजे के बाद तक चलती रही। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत 22 जून और 6 जून को एलएसी के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई थी। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष कई स्थानों पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे। भारत ने तब चीन से एलएसी पर 4 मई से पहले की अपनी सैन्य पोजीशन पर लौटने को कहा था। तो कुल मिलाकर कल ये जो बैठक शुरू हुई वो 12 घंटे चली और बैठक के बाद अभी भी दोनों देश सुलह करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ये चीन के बीच और भारत सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की ये बैठक जो 12 घंटे चली, ये बैठक मंगलवार यानी कल सुबह तकरीबन 11 बजे शुरू हुई, जो कि देर रात 11 बजे के बाद तक चलती रही। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत 2 बार 22 जून और 6 जून को हो चुकी है। एलएसी के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में ये बैठक हुई। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष कई स्थानों से पीछे हटने के लिए सहमत हुए थे। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त लद्दाख से जुड़ चुके हैं। अरुण, ये 12 घंटे की ये बैठक, उसके बाद अब स्थिति क्या सहमति बनी, अब क्या होगा? यानी क्या चीन की सेना पहले जहां पर थी वहीं चली जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि आधिकारिक रूप से न तो भारत सरकार की तरफ से न ही सेना की तरफ से कोई भी इस बाबत सूचना दी गई है। चीन की तरफ से सूचना आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि 22 जून को जो बैठक हुई थी 11 घंटे से ज़्यादा चली थी और उसमें डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी, यानी हम जहां थे अप्रैल की पोजीशन में या 5 मई से पहले की पोजीशन में वहां लौट जाएंगे। अब चीन की सेना ने उसका पालन नहीं किया, वो अपनी जगह पर नहीं जा रही और इसलिए दोबारा बैठक करने की जरूरत पड़ी। कल की जो बैठक थी वो भी हमारी जो खबर है उसके मुताबिक लगभग 12 घंटे चली है। इसमें खास तौर से सूत्रों का दावा यह है कि जो 22 जून को बैठक में सहमति बनी थी कि कुछ विवादित इलाके हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इंडिया मानता है कि वो हमारा है, चीन कहता है वो हमारा है, वहां हम पेट्रोलिंग दोनों करते हैं, लेकिन क्लेम या कोई स्थायी स्ट्रक्चर कोई नहीं बनाता वहां पर। उन जगहों पर, कुछ जगहों पर चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसने कुछ अस्थायी स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की है, जिसको लेकर के भारतीय सेना ने कई बार आपत्ति जताई थी और गलवान में जो हुआ उसी वजह से संघर्ष हुआ था। तो कुल मिलाकर के सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो डिसएंगेजमेंट की है। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं एकदम आई टू आई कांटेक्ट के साथ एक दूसरे के सामने डटी हैं, खड़ी हैं, वो पीछे हटे। और साथ ही साथ भारतीय पक्ष की तरफ से यह भी मांग की गई कि सीमा पर तनाव भले है, लेकिन जिस हद, जिस कदर, जिस बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन अपने एसेट्स का, अपने टैंकों का, अपनी तोपों का, अपनी मिलिट्री का और अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स का चीन ने किया है, वो कहीं ना कहीं उसका एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है। और जरूरत इतनी नहीं है क्योंकि शांतिपूर्ण रही है ज्यादातर ये जो सीमा है और 45 सालों बाद इस तरह का कोई संघर्ष हुआ था। और इसलिए भारत की तरफ से ये जो प्रमुख मांगे हैं कि पहले तो डिसएंगेजमेंट हो, आप अपनी सेना पीछे करिए, यथास्थिति बहाल करिए और साथ ही साथ जो पीएलए बिल्डअप कर रही है, जबरदस्त तरीके की तैयारी दिखा रही है, एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उसको भी कम किया जाए। हालांकि दोनों तरफ से अभी भी आधिकारिक रूप से कोई विज्ञप्ति या कोई सूचना नहीं दी गई। आप हमारे साथ, इसी बीच संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कल ये जो 12 घंटे की बैठक हुई उसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से यानी चीन और भारत की तरफ से क्या रखा गया, क्या बातचीत बनी, क्या किसी ऐसा मुद्दे पे राय बन पाई है दोनों ही देशों के बीच? देखिए, कल की जो बातचीत हुई है जो कि 12 घंटे ज्यादा चली है, उसमें कुछ नई चीजें भी जुड़ी हैं। जैसे कि पिछले 8 दिन यानी कि 22 जून को जब आखिरी बात हुई थी, उसके बाद कल यानी कि 8 दिन के भीतर कई सारा ऐसा डेवलपमेंट जो है एलएसी पर हुआ है, उसको लेकर भारत की तरफ से चिंता जताई गई। आपको याद होगा कि चीन ने जो है दो अन्य बड़े फ्रंट जो है खोलने की कोशिश की, जिसमें डीबीओ है, देप्सांग प्लेन्स है, वहां पे उसने लगातार जो है अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाई और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्थितियां फिर दोबारा उसी तरीके से ना हो जाए, क्योंकि उसने अपनी पूरी फोर्स जो है वहां पे अभी फिलहाल तैनात कर रखी है। तो जो 22 तारीख को ये सहमति हुई थी कि फेज बाय फेज मैनर पे जो है आप अपनी सेना को पीछे करोगे, लेकिन हुआ क्या कि कुछ एक इंफॉर्मेशन ऐसी आई कि उन्होंने कुछ गाड़ियां जो है वहां से मूवमेंट जरूर किया, लेकिन फिर वापस लाके वहीं पर खड़ा कर दिया गया। और यही वजह थी कि भारत ने देखा कि जब 22 तारीख की बात को जो सहमति हुई थी उसमें जो है किसी भी तरीके का ग्राउंड पे जो है वो दिखता नजर नहीं आ रहा है, तो भारत ने कल बुलाया था। तो उम्मीद की जा रही है कि 10, 11 या 12 बजे के आसपास जो है कोई आधिकारिक तौर पर। ठीक है संदीप, अगर कोई अपडेट होता है तो फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। बहरहाल आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरुण भी जुड़े थे। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
उधर मानवाधिकार के उल्लंघन में चीन के खिलाफ विश्व स्तर पर घेराबंदी हो रही है। वीगर मुसलमानों पर जुल्म के मामले में 29 देशों ने चीन में जांच टीम के दौरे की अपील की। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कुल 29 देशों ने यूएन मानवाधिकार परिषद में वीगर मुसलमानों का मामला उठाया। चीन में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार का उल्लंघन आम बात है और लंबे समय से ये विवाद का विषय बना हुआ है। तो चीन की घेराबंदी जहां एक तरफ चीन कोरोना के मुद्दे पर भी घिरता हुआ नजर आ रहा है, वहीं वीगर मुसलमानों का ये मुद्दा जिसको लेकर 29 देश जो हैं वो घेराबंदी कर रहे हैं चीन की, तो इन सब के बीच चीन की मुसीबतें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वीगर मुसलमानों पर जुल्म पर घिरा है चीन और 29 देशों ने ये कहा है कि वो अपनी टीम वहां पर भेजेंगे जांच के लिए। हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। नीरज, यानी अब चीन की मुसीबतें हम क्या ये माने कि बढ़ने वाली हैं? एक तरफ कोरोना के मामले पर वो घिरा ही हुआ था, अब 29 देश और सामने आ गई हैं वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर। देखिए, 29 देशों ने घेरेबंदी की है और ये आह्वान किया है कि चीन अपने यहाँ परिषद यानी मानवाधिकार परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र की, उसकी टीम भेजने की मांग की है तमाम देशों ने। सभी देशों ने अपनी अलग अलग टीम का आह्वान नहीं किया कि भेजे, लेकिन मानवाधिकार परिषद के नेतृत्व में टीम भेजने की मांग की गई है चीन से। और चीन अब तक लगातार इसको नकारता रहा है कि इस तरह की कोई टीम भेजी जानी चाहिए। और इससे पहले आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया है कि अमेरिका ने चीन से भी आह्वान किया है कि उइगर मुसलमानों पे अत्याचार कम करे और वहां जांच टीम भेजी जाए ताकि जमीनी हकीकत का पता चले। देखिए, उइगर मुसलमानों का मसला और उन पर अत्याचार का मसला दुनिया में लगातार सामने आता रहा, लेकिन इस तरह से इतने सारे देश पहले बहुत ज्यादा खुलकर अपनी बात नहीं रखते रहे हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र की बात करें या बाकी मंचों की बात करें। लेकिन कोरोना में जिस तरह से चीन की घेराबंदी हुई, उसके बाद अब मानवाधिकार उल्लंघन के मसले पर भी तमाम जो देश हैं वो सामने आ रहे हैं और चीन से चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय वो ना करे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चीन से बेहद ज्यादा गुस्से में हैं। लोग इसे देख सकते हैं लेकिन वो इसे महसूस कर सकते हैं। चीन पर नाराजगी जताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जैसा कि मैंने देखा है कि ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। मैं चीन से बेहद ज्यादा गुस्से में हूँ। लोग इसे देख सकते हैं लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। भारत में चीन के 59 ऐप बैन किए जाने के बाद चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर है कि अमेरिका ने चीन को 2 बड़ी दूरसंचार कंपनियां ZTE और हुआई को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिका में दूरसंचार के क्षेत्र पर नजर रखने वाली एजेंसी FCC का ये दावा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि दोनों ही कंपनियां अमेरिका में नेटवर्क को खतरा पहुंचा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देर रात से हुई सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि वहां 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। तो पुलवामा में आतंकियों से ये मुठभेड़, लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। सुरक्षा बल जैसे ही उनको जानकारी मिल रही है पूरे इलाके को घेर रहे हैं। मुठभेड़ हो रही है और एक और मुठभेड़ ये पुलवामा में हुई जहां पे बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं। तो पुलवामा में आतंकियों से ये मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें, देर रात से ही सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। जैसे ही सुरक्षा बल को ये जानकारी मिली कि आतंकी उस इलाके में हो सकते हैं, सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 जो आतंकी हैं वो उस इलाके में छिपे हो सकते हैं। इस बीच देखा जा रहा है कि जो आतंकी हैं वो रिहायशी इलाके में छुप रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन को अंजाम देना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की फायरिंग में CRPF का एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों ने पुलिस और CRPF के जवानों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बल के ये जवान गश्त कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने भी आतंकियों पर जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है?
देखिए अर्पिता, फायरिंग जो है वो तकरीबन 5-10 मिनट तक जारी रही, लेकिन अभी फायरिंग नहीं हो रही है, बल्कि मिलिटेंट शायद वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जिस तरीके से 4 सीआरपीएफ के लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे, बताया जा रहा है कि एक जो है जख्म की ताब न लगाकर चल बसा, यानी एक कम कर गया है। और साथ ही एक सिविलियन के मारे जाने की भी खबर आ रही है। इस वो जो वहां पे क्रॉस फायरिंग हुई उसमें एक सिविलियन भी मारा गया है, जो हमें अभी खबर आ रही है। बाकी डिटेल इमर्ज हो रही है, क्योंकि वो जो सीआरपीएफ के 4 लोग घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। एक के जो है कम होने की पुष्टि हो रही है और बताया जा रहा है कि 3 की हालत जो है 3 में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये पूरा एरिया कॉर्डन किया गया है, आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस पहुंच गई है और वहां पे देखा जा रहा है कि मिलिटेंट जहां से आए थे वो जो है कहां से भागे और उनकी तलाश लगातार जारी है। अर्पिता जी, चीन के ऐप पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर देश भर में लोगों ने खुशी जताई। 2 दिन पहले देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप बंद करने का फैसला किया था, जिसका देश भर के लोगों ने स्वागत किया। देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आई, उनमें एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर से सामने आई, जिसमें कुछ लोग चीन के 59 ऐप बंद होने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोग ढोल बजाते दिखे, जबकि कुछ लोग हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिए नजर आए। यही नहीं, एक आदमी तो पीएम मोदी की तस्वीर को भी मिठाई खिलाता दिखा। बाद में सरकार के इस फैसले से गदगद लोगों ने चीन के विरोध में नारेबाजी भी की। इसी तरह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी लोगों ने चीन के 59 ऐप बंद होने पर खुशी जताई। चीन का विरोध जताने के लिए कुछ लोग पर्चे जलाते भी नजर आए, जिन पर बंद हो चुके चीनी ऐप की तस्वीरें दिखाई दी। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में है हम। जो चाइनीज 59 ऐप्स बंद किए गए हैं वो बहुत जरूरी थे। दिल्ली के पास नोएडा से भी कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें बच्चों तक ने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए अपने मोबाइल फोन से टिकटॉक ऐप हटा दिया। मैं भारत सरकार के साथ हूँ और मैंने टिकटॉक डिलीट कर दिया है। नो मोर टिकटॉक। एलएसी पर चीन की चाल को मात देने की तैयारी भारत ने वक्त रहते कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 5 और 6 मई को जब एलएसी में 3 इलाकों पर विवाद शुरू हुआ, तो भारत ने चीन की चाल को समझते हुए तुरंत वायुसेना को अलर्ट कर दिया था और इसके बाद वायुसेना के कई मालवाहक जहाजों का इस्तेमाल एलएसी तक गोला बारूद पहुंचाने में किया गया था। साथ ही वहां सैनिकों की तैनाती के अलावा मी-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए। इतना ही नहीं, टैंक और तोपखाना और गोला बारूद भी ले और बाकी एयरबेस पर पहुंचाया गया, ताकि चीन की किसी भी चालाकी का तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पिस्तौल दिखाकर धमकी देने का एक वीडियो वायरल हो गया। बिहार के कैमूर में 2 लड़के का पिस्तौल लहराते हुए धमकी देने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया ये वीडियो कुछ दिनों पुराना है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2199 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 87,000 के पार हो गई। अब तक दिल्ली में कोरोना के 2,742 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि 4 पुलिस वाले घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एंटी करप्शन की टीम ने एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राजस्व निरीक्षक मोहम्मद तो जगन्नाथ से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए यूपी के आगरा में पुलिस ने 20,000 के इनामी एक बदमाश को पकड़ लिया। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। यूपी के बांदा में 2 गाड़ियों की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बड़े पैमाने पर बढ़ाने के आदेश जारी किए। दिल्ली सरकार ने हर जिले के डीएम को आदेश दिया कि रोजाना अपने जिले में 2000 एंटीजन टेस्ट को लक्ष्य उसका रखें। अभी दिल्ली में हर जिले में करीब 1000 एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। ये नई एंटीजन टेस्ट के सेंटर भी 193 से बढ़ाकर 250 करने के निर्देश दिए गए। ये नए टेस्ट सेंटर कंटेनमेंट जोन के पास खोलने के लिए कहा गया। इसके अलावा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से एंटीजन टेस्ट का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। अभी तक रैपिड एंटीजन टेस्ट केवल कंटेनमेंट जोन में हो रहे थे, लेकिन आईसीएमआर के दिशा निर्देश के मुताबिक अब सभी कंटेनमेंट जोन, केंद्र और राज्य सरकार के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में और आईसीएमआर के अधिकृत प्राइवेट कोरोना टेस्टिंग लैब में ही एंटीजन टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद में पड़ोसी ने एक सिपाही के परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया।
इस हमले में सिपाही के परिवार की कई महिलाएं भी घायल हो गई। बताया गया कि इलाके के थाने में शिकायत करने के बावजूद हमलावरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेकर पूरी घटना के साथ ही पुलिस के रवैये की जांच का ऐलान कर दिया। लेकिन जिस वीडियो को देखकर पुलिस के आला अधिकारियों की नींद टूटी, उस पर इलाके के थाने का रवैया किसी को भी हैरान कर सकता है। वीडियो में कुछ लोग लाठियों से एक परिवार पर हमला करते दिखे। हालांकि दूसरी तरफ से भी एक शख्स इस हमले का जवाब देता नजर आया, लेकिन हमलावरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे पक्ष पर टूट पड़े और उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। एक हमलावर ने एक महिला पर इतनी जोर से वार किया कि वो लाठी की चोट से वहीं गिर पड़ी। महिला के जमीन पर गिरते ही एक लड़की उसे उठाने पहुंची। इस बीच एक और महिला ने हमलावर को रोकने की कोशिश की। इस पर हमलावरों का गुस्सा इसी महिला पर फूट पड़ा। कुछ ही पल में पूरी जगह जंग के मैदान में बदल गई और कुछ लोग तो इस झगड़े में पथराव करते भी नजर आए। हालांकि हमलावरों की तरफ से एक महिला ने मरने मारने पर उतारू लोगों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश का कोई असर पड़ता नहीं दिखा। दूसरे पक्ष के लोगों के भाग जाने के बाद ये लड़ाई थमी, लेकिन इसके बाद मारपीट में घायल एक महिला के सिर से खून बहता नजर आया। इस महिला ने फोन पर पूरी घटना के बारे में अपनों को बताया। मारपीट के इस मामले में थाने में मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शांति भंग करने की नरम धाराओं में चालान काटकर आरोपियों को छोड़ दिया। टिड्डियों के हमले को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक के छिड़काव का परीक्षण किया। वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया। बताया गया कि कृषि मंत्रालय ने मई 2020 में ब्रिटेन की एक कंपनी के साथ करार किया था, जिसमें Mi-17 हेलीकॉप्टर 800 लीटर के सिलेंडर उसमें लगाए गए, जिसके जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। इस प्रणाली के तहत 40 मिनट में 750 हेक्टेयर इलाके पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। अमेरिका के सियाटल में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के 737 मैक्स विमान को उड़ाकर उसका परीक्षण किया गया। 2 बड़े हादसे होने के बाद बोइंग के इन विमानों के उड़ने पर रोक लगा दी गई। लेकिन खामियों को दूर करने का दावा करने के बाद इस विमान का एक बार फिर परीक्षण किया गया। ये ट्रायल अमेरिका में नागरिक उड्डयन विभाग का काम देखने वाली एजेंसी FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में किया गया, जिसमें उसके ही पायलटों ने विमान को उड़ाकर उसकी अच्छी तरह जांच की। काफी देर की उड़ान के बाद विमान को रनवे पर उतार लिया गया। उतारने के बाद विमान को रनवे से दूर ले जाया गया, जहां नीचे मौजूद इंजीनियरों ने भी विमान की जांच की। 737 मैक्स नाम का ये विमान बोइंग के सबसे ज्यादा बिकने वाले जहाजों में एक है, लेकिन हादसों की वजह से दुनिया भर में इसकी उड़ान पर रोक लगी हुई है। बिहार के दरभंगा में गैस कटर का इस्तेमाल कर गहनों की एक दुकान में चोरी का एक घटना सामने आई, जिसमें चोर दुकान का शटर तोड़कर गहने और पैसे लेकर भाग निकले। लेकिन चोरी की ये घटना दुकान के अंदर लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में चोर गैस कटर से दुकान का शटर काटते नजर आए। चोरों ने शटर का उतना ही हिस्सा काटा जितने से वो दुकान के अंदर आसानी से दाखिल हो सकते थे। दुकान के अंदर घुसने के बाद 2 चोर सबसे पहले अलमारी खोलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन जब अलमारी नहीं खुली तो एक चोर बाहर रखे एक बॉक्स को तोड़ने लगा, जबकि दूसरा शटर के टूटे हिस्से को ढकता दिखा ताकि किसी को शक न हो। हालांकि थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करने पर चोर अलमारी खोलने में कामयाब हो गया। फिर तो दोनों ने जल्दी जल्दी गहने और सामान एक बैग में रखे और उसे शटर के टूटे हिस्से से बाहर निकाल दिया। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी अलमारी में रखी तिजोरी नहीं खुली। लेकिन चोरों ने हार नहीं मानी और गैस कटर के इस्तेमाल से तिजोरी तोड़कर पैसे निकाल लिए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। दूसरे दिन दुकान के मालिक ने वारदात की जानकारी थाने को दी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर चोरों के गैंग की तलाश शुरू कर दी। वहीं दुकानदार ने दावा किया कि इस मामले में पुलिस की जांच तेज होने के बाद उन पर भी हमला हुआ। मोहम्मद कैफ ने क्रिकेट का अभ्यास करने का एक वीडियो शेयर किया। मोहम्मद कैफ ने अपने घर पर क्रिकेट का अभ्यास करने का एक वीडियो शेयर किया और लोगों को जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए क्रिकेट से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 67 पुलिस वाले कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। राज्य में अब तक 4800 से ज्यादा पुलिस वालों को कोरोना वायरस हो चुका है। हरियाणा में सोनीपत के गोहाना में रात को गश्त पर निकले 2 पुलिस वालों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान उच्चायोग के 39 अधिकारी अपने परिवार के साथ अटारी बॉर्डर से देश लौट गए। कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान को अपने दूतावास में 50% स्टाफ को कम करने को कहा था।
भारतीय उच्चायोग के कई कर्मचारी पाकिस्तान से अपने वतन लौट आए। पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या में 50% की कटौती का आदेश देने के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय उच्चायोग के भी उतने ही कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया, जिसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर से भारतीय उच्चायोग के कई कर्मचारी अपने परिवार समेत भारत लौटे। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार ने उन्हें बॉर्डर तक छोड़ा, जो भारत की सीमा में खड़ी बस पर चढ़ते नजर आए। हालांकि पाकिस्तान से लौटने वाले ज्यादातर कर्मचारी इसकी वजह बताने से बचते दिखे, लेकिन कुछ ने इसे सरकार का आदेश बताया। आपको न्यूज में आया ही था 50% है। हाँ 50%। तो क्या कारण क्या रहा है इसके लिए? कोविड-19 ये पता नहीं मुझे, लेकिन हमारा तो ट्रांसफर था तो मैं आ गया। मुंबई में ताज ग्रुप के 2 होटलों को फोन करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद दोनों होटलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक शहर के कोलाबा में मौजूद ताज होटल में रात करीब 12:30 बजे एक फोन आया, जिसमें होटल पर हमला करने और उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद दूसरा फोन बांद्रा के होटल ताज लैंडन में किया गया और वहां भी इसी अंदाज में धमकी दी गई। फोन पर धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि मुंबई में फिर से पुराने जैसे हमले होंगे। इसके बाद फौरन पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पता चला कि दोनों फोन पाकिस्तान के कराची से किए गए। धमकी भरे फोन आने के बाद दोनों होटलों के साथ पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। होटल ताज एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है। इस बार भी पाकिस्तान की तरफ से कॉल आई है। रात को करीब 12:30 बजे कॉल आने की खबर है, जिसमें ये धमकी दी गई है कि ताजमहल होटल को उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद ताज होटल के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ताज के चारों तरफ के जो सराउंडिंग्स रोड से, उन सभी रोड को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,70,000 के पार हो गए हैं। वहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,74,761 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 4,878 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक दिन में वहां 245 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 7,855 मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के डिट्रॉइट में पुलिस ने रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। ये लोग पुलिस की गाड़ी को रोककर उसके सामने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसमें बैठे पुलिस वाले ने प्रदर्शनकारियों पर ही गाड़ी चढ़ा दी। इससे पहले कुछ प्रदर्शनकारी उस गाड़ी को घेरे हुए नजर आए। गाड़ी के सामने खड़े लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी बीच कुछ लोग गाड़ी के बोनट पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी अंदर बैठे पुलिस वाले ने गाड़ी को भीड़ के ऊपर चढ़ा दी। टक्कर लगने से गाड़ी के सामने खड़े कई लोग सड़क पर गिर पड़े। पुलिस की ये हरकत देख कुछ लोग गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने दोबारा गाड़ी बढ़ा दी और एक प्रदर्शनकारी को बोनट पर लादे हुए ही वो वहां से दूर निकल गया। इस हादसे में करीब 12 प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आईं। नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन के विधेयक का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इस विधेयक के कानून बनते ही नेपाल में शादी करने वाली दूसरे देश की महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। कुछ दिनों पहले नेपाल की संसद में ये विधेयक पेश किया गया था, जिसे कानून बनने से रोकने के लिए नेपाल के कई जिलों में लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसी ही एक तस्वीर राजधानी काठमांडू से भी आई, जहां जनता समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। बैनर और पोस्टर पकड़े लोगों ने एक जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और नौजवान दिखे। प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ नारे लिखे बैनर और पोस्टर पकड़े नजर आए। बताया गया कि इस विधेयक का सबसे बुरा असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जिनका भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल में अब तक शादी करने के तुरंत बाद विदेशी महिला को नागरिकता के साथ साथ दूसरे अधिकार मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने काला दिवस मनाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अपील पर पार्टी से जुड़े तमाम संगठन राज्य में जगह जगह शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। और इसी की एक झलक भोपाल के रोशनपुरा इलाके में दिखी, जहां कांग्रेस से जुड़े कई संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए, 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद अब ये 100 दिन शिवराज की सरकार के हुए हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में काले झंडे दिखे तो कई महिला प्रदर्शनकारी काले लिबास में ही नजर आईं।
हाथों में शिवराज सरकार के विरोध की तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने शिवराज सरकार के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी पर जोड़ तोड़कर सरकार बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि शिवराज की हुकूमत में जनता महंगाई से लेकर हर मोर्चे पर परेशान है। प्रजातंत्र की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी ने और 100 दिन के अंदर मध्य प्रदेश की जनता बर्बाद हो गई है। दिल्ली की रोहिणी में एक तेज रफ्तार कार ने 2 बच्चों समेत 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि हादसे का शिकार हुए लोग वहां के एक मंदिर के बाहर फुटपाथ पर बैठे हुए थे। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया और उसके बाद डिवाइडर से टकराकर रुक गई। हादसे के बाद कार का ड्राइवर और उसमें सवार 4 लोग फरार हो गए। खबर पाकर वहां पहुंची पुलिस ने कार के मालिक का पता लगा लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एक्सीडेंट कार आई और उसने एकदम से रैश ड्राइविंग करते हुए यहाँ मंदिर के पास में भिखारी बैठे होते हैं तो उनके अंदर गाड़ी घुसा दी और जिसके अंदर एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा, तीनों बुरी तरीके से गाड़ी के चपेट में आ गए। दिलजीत दोसांझ ने सुशांत सिंह राजपूत पर एक भावुक पोस्ट लिखी। दिलजीत दोसांझ ने सुशांत सिंह राजपूत को याद कर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखी और प्रशंसकों से उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा देखने की अपील की। यूपी के आगरा समेत कई जिलों में टिड्डियों से फसलों को बचाने के लिए ड्रोन से भी दवा का छिड़काव किया गया। यूपी के बाराबंकी में पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बड़े बेटे दिनेश वर्मा की कोरोना वायरस से मौत हो गई। उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी साल मार्च में बेनी प्रसाद वर्मा का भी निधन हो गया था। सूरत में हीरों से जुड़ा 80% कारोबार अगले 7 दिन के लिए फिर बंद हो गया। हीरा कारोबार से जुड़े अब तक करीब 700 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद इलाके के कुछ हिस्से को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। श्रुति हासन ने पियानो बजाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई और चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पूरा देश जानता है कि चाइना ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन छीनी है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? मेवाड़ राजघराने में 37 साल से चल रहे संपत्ति विवाद पर उदयपुर की एक कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस फैसले से अरविंद सिंह मेवाड़ को झटका लगा। कोर्ट ने मेवाड़ राजघराने की संपत्ति को 4 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया और दिवंगत महाराणा भगवंत सिंह मेवाड़, बड़े बेटे महेंद्र सिंह, छोटे बेटे अरविंद सिंह के साथ ही बेटी योगेश्वरी कुमारी को एक हिस्सा देने का आदेश दिया। यही नहीं, कोर्ट से इन सबको शंभू निवास महल में भी 4-4 साल तक बारी बारी से रहने का हक मिला। अभी इस महल में अरविंद सिंह रहते हैं। महेंद्र सिंह ने 1983 में संपत्ति के बंटवारे के पिता के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि इस मुकदमे का फैसला आने से पहले ही भगवंत सिंह की मौत हो गई। भगवंत सिंह ने मौत से पहले ही अरविंद सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस बीच बड़ी खबर, देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,85,493 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 18,653 नए मरीज सामने आए। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 507 लोगों की मौत हुई, जबकि देश भर में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 17,400 हो गया। एक दिन में 18,500 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 507 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा भी बढ़ा है, लेकिन इसी के साथ थोड़ी सी राहत ये कि रिकवरी रेट अब 60% हो गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक महिला दुकान के अंदर चोरी करती दिखाई दी। दुकान के अंदर हुई चोरी की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि दुकान के अंदर खड़ी महिला के हाथ में एक बैग था।
जिसमें दिखा कि दुकान के अंदर खड़ी महिला के हाथ में एक बैग था और वो दुकानदार से कुछ बातें कर रही थी। इसी बीच वो दुकानदार से कुछ सामान मांगती है, लेकिन दुकानदार जैसे ही सामान लेने के लिए काउंटर से अंदर की तरफ जाता है, महिला काउंटर पर रखे एक पापड़ के पैकेट को बड़ी सफाई से उठाकर अपने बैग में रख लेती है। इसी बीच दुकानदार कुछ सामान लाकर महिला को दे देता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि इतनी देर में महिला ने काउंटर पर रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार को चोरी का पता बाद में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने पर लगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग में झुलसकर एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 40 मकानों को आग ने काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि खतरे को देखते हुए एहतियातन वहां के सभी मकानों को प्रशासन की ओर से पहले ही खाली करवा लिया गया, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग जल्द ही रिहायशी इलाके तक पहुंच गई। कई घरों को जलाने के बाद आग की लपटों ने वहां की सड़कों को भी घेर लिया। काले धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को ढक लिया, जिसकी वजह से सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जंगल में आग इस कदर फैल गई कि उसने वहां के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर से उठता दिखाई पड़ रहा था। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुटे दिखे। A lot of times firefighters can't even get close enough to the flames to be able to go direct or make a direct attack on the fire. सामने आई एक तस्वीर में आग से हुई बर्बादी का मंजर साफ दिखाई दिया। कई मकान जले नजर आए और घरों में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। घटना में जो लोग बेघर हो गए उन्हें प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में रखा गया, जहां पर उनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम नजर आया। ड्यूटी पर नहीं आने की वजह